सो हाय गाइस। आज की इस वीडियो में हम विजन आइस की मंथली जो मैगज़ीन है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। वो बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे पॉलिटी और गवर्नेंस होती है, तो इसमें इस बार कुछ खास टॉपिक्स नहीं हैं, थोड़े थोड़े टॉपिक्स हैं। सबसे पहले कॉस्ट सेंसस है, फिर प्राइवेट बिल है, फिर कुछ शॉर्ट न्यूज़ हैं जैसे कि इंक्लूसिव डिजिटल एक्सेस पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 सुप्रीम कोर्ट का कहना है। पावर ऑफ कोर्ट टू मॉडिफाई आर्बिट्रल अवार्ड्स रोंगियास का इशू है, और पेडेस्ट्रियंस राइट है, और 50वीं एनिवर्सरी जो है स्किम की स्टेटहुड की, तो वो टॉपिक है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट ये रहेगी, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। और इसको कुछ दिन लगते हैं वीडियोस रिकॉर्ड करने में। नाउ स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से, कॉस्ट सेंसस जो है इसको। तो रिसेंटली सेंटर ने एक नोटिफिकेशन को इशू किया कि जो सेंसस है वो 2026 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है, सबसे पहले लद्दाख में, और उसके बाद मार्च 2027 से बाकी जो रेस्ट ऑफ कंट्री है उसमें होगी। ठीक है, तो इस सेंसस में जो है इसमें हमने इस बार कास्ट सेंसस को भी इंक्लूड किया। चलो न्यूज़ में और ज़्यादा देखते हैं। तो आज़ादी के बाद सिंस इंडिपेंडेंस फर्स्ट टाइम जो हमने क्या किया, कास्ट डाटा को हम कलेक्ट करेंगे। ये जो कास्ट सेंसस है ये इस बार डेसिनियल जो सेंसस है उसका पार्ट होगी। ठीक है, सेंसस जो हमारी है वो हर 10 साल के बाद होती है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टेट्स अपने तरीके से सेंसस को कंडक्ट करते हैं, कास्ट सेंसस को, जैसे कि बिहार और कर्नाटका की एग्जांपल लेते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, एक तो यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, क्रेडिबिलिटी नहीं होती, जिस वजह से डाउट्स हो जाते हैं इसकी रिलायबिलिटी और कंपेरेबिलिटी पे। ठीक है, जो कास्ट सेंसस सर्वे है ना, ये डिफरेंट है कास्ट सेंसस से। कास्ट सर्वे इज डिफरेंट फ्रॉम कास्ट सेंसस। ठीक है, कास्ट सर्वे डिफरेंट है कास्ट सेंसस से। ठीक है, तो सेंसस जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है। नाउ डिजिटल मोड इस बार क्या है, इस बार जो सेंसस है उसको हम मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू डिजिटली रिकॉर्ड करेंगे। इसके साथ साथ जो ट्रेडिशनल पेन पेपर है, ट्रेडिशनल पेन पेपर मोड है, वो भी पैरेलल में चलती रहेगी। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन थ्रू डिजिटल रिकॉर्ड करेंगे और साथ साथ में इसके पैरेलल ट्रेडिशनल पेन पेपर भी यूज़ होता रहेगा। नाउ कास्ट सेंसस के बारे में जानते हैं, इंडिया में क्या सिचुएशन है। तो कास्ट सेंसस जो है इंडिया में वो हर 10 साल के बाद एक्सरसाइज होती है। तो ये हमें कंप्रहेंसिव डेमोग्राफिक, सोशल और इकोनॉमिक डाटा जो है कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसके बारे में प्रोवाइड करती है एट अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, तो सेंसस को हम रेगुलरली कंडक्ट करते हैं हर 10 साल के बाद सिंस 1881। ठीक है, 1881 से कंटिन्यू हम हर 10 साल के बाद इसको रिकॉर्ड करते आए हैं। लास्ट सेंसस हमारी होनी थी 2021 में, लेकिन कोविड-19 की वजह से डिले हो गया, और अब ये जो सेंसस है ये हम अक्टूबर 2026 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। लीगल फ्रेमवर्क, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, सेंसस जो है ये यूनियन सब्जेक्ट है, यानी कि यूनियन लिस्ट में है। आपको पता होगा हमारे पास 3 टाइप्स की लिस्ट है। यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में सीधा यूनियन लॉ बनाता है, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट, और कंकरेंट लिस्ट में दोनों स्टेट प्लस सेंटर। ठीक है, दोनों लॉज बनाते हैं। तो ये जो सेंसस है ये यूनियन सब्जेक्ट है। एंट्री नंबर 69 ऑफ द यूनियन लिस्ट किसमें, 7th शेड्यूल में, एज पर आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो स्टेटरी प्रोविजंस
की अगर बात करें तो सेंसस एक्ट 1948 को पास किया गया है, ठीक है। इसके साथ साथ सेंसस रूल्स 1919 जो कि लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं along with the duties and responsibilities of census officer. रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, इनके पास अथॉरिटी होती है और ये डिज़ाइन करते हैं सेंसस का जो भी प्रोसेस है उसको। तो हिस्ट्री की अगर बात करें तो प्री इंडिपेंडेंस जो इंडिया है इसमें जो कास्ट है उसको भी काउंट किया जाता था। 1881 से 1941 तक कास्ट को भी क्या किया जाता, इंक्लूड किया जाता है। लेकिन जो लास्ट ऑफिशियल कास्ट सेंसस हुई थी वो 1931 में हुई थी। 1941 का जो डाटा है उसको पब्लिश नहीं किया गया क्योंकि तब वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रही थी, ठीक है। तो पहला जो सेंसस है इंडिपेंडेंट इंडिया का वो 1951 में होता है, लेकिन इसमें हम कास्ट को नहीं इंक्लूड करते एक्सेप्ट एससीज एंड एसटीज, ठीक है। 1961 में क्या हुआ, सेंटर ने स्टेट्स को बोला कि आप अपने हिसाब से कास्ट सर्वे कर सकते हो और एक स्पेसिफिक लिस्ट बना सकते हो ओबीसीज की अपनी मर्जी के हिसाब से, ठीक है। अलॉन्ग विद द 2011 सेंसस सेपरेट सोशो इकोनॉमिक एंड कॉस्ट सेंसस हमने की थी, लेकिन इसका जो डाटा है उसको पब्लिश नहीं किया, ठीक है। नीड फॉर कॉस्ट सेंसस, ज़रूरत क्या है? एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, ठीक है। आर्टिकल 340 बताता है कि यहाँ पे एक कमीशन अपॉइंट करना चाहे टू इन्वेस्टिगेट सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। पॉलिसी मेकिंग के लिए हेल्प मिलती है, टारगेटेड वेलफेयर स्कीम्स को एस्टेब्लिश करने के लिए और रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो कास्ट सेंसस है या सेंसस है वो हमें हेल्प करती है, ठीक है। तो हमें जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप ऑफ रिजर्वेशन हैं उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है, ताकि हमें इन्हें जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, उनमें इनको बेटर चांस मिले, ठीक है। तो और जो हमारी पॉलिसीज़ हैं उनको हम इफ़ेक्टिवली क्या कर सकें, लॉन्च कर सकें, ठीक है। उनका हमें अच्छा खासा जो आउटपुट है वो मिले। तो ये हमें सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज या अदर जो ग्रुप्स हैं उनको करने में हेल्प मिलती है, ताकि जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स वो लोगों को मिल सकें, ठीक है। तो जस्टिस रोहिणी कमीशन ये बनाया गया था टू सब कैटेगराइज ऑफ ओबीसीज 2017 में, लेकिन इसकी जो रिपोर्ट है वो अभी तक पब्लिश नहीं हो पाई, ठीक है। तो कुछ इश्यूज भी हैं कास्ट सेंसस को लेकर। सबसे पहले डाटा एक्यूरेसी एंड रिपोर्टिंग, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें कुछ एरर्स आने लग जाते हैं, ठीक है। क्या चीज़ें होती हैं, मिस स्पेलिंग, इसके साथ साथ डुप्लीकेट एंट्रीज, मिस स्पेलिंग्स, ये चीज़ें यहाँ पे इश्यूज जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। तो क्लासिफिकेशन इश्यूज, वेरिएशंस आ जाती हैं कास्ट क्लासिफिकेशन में बिटवीन सेंटर एंड स्टेट लिस्ट, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पे कोई कास्ट है, उनको एक स्टेट ओबीसी डिक्लेयर करता है और कहीं पे कोई कास्ट है उसको मतलब दूसरा स्टेट ओबीसी डिक्लेयर ही नहीं करता, ठीक है। फॉर इंस्टेंस ए कास्ट लिस्टेड एज ओबीसी इन वन स्टेट मे बी अनरिकॉग्नाइज्ड इन अनदर स्टेट। फॉर एग्जांपल जजेस इन हरियाणा वर्सेस उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो एक जगह पे जिस कास्ट को हम ये समझेंगे कि ये ओबीसी है, दूसरी जगह पे हम उसको ओबीसी
समझते नहीं हैं। तो पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज़ है, अगर किसी कास्ट को हम रिकॉग्नाइज करेंगे फिर वो रिजर्वेशन कैटेगरी में इंक्लूड करने का मतलब डिमांड करेगी, तो जिस वजह से पॉलिटिकल अनरेस्ट हो सकता है। ठीक है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, ठीक है, आइडेंटिटी जो पॉलिटिक्स है वो बढ़ सकती है। ठीक, प्राइवेसी कंसर्न्स, प्राइवेसी कंसर्न्स हो सकते हैं, स्पेशली किसमें, रूरल एरियाज़ में विद जहाँ पे लिमिटेड डिजिटल लिटरेसी है। वे फॉरवर्ड क्या है, कंसल्टेटिव प्रोसेसेस, ठीक है, जो रजिस्ट्रार जनरल है इंडिया का और सेंसस कमिश्नर है, उनको कंसल्ट करना चाहिए एकेडमीज़ के साथ, कास्ट ग्रुप्स के साथ, पॉलिटिकल ग्रुपिंग के साथ। ठीक है, कास्ट डायरेक्टोरी, ठीक है, कंप्रहेंसिव नेशनल डायरेक्टोरी ऑफ कास्ट शुड बी क्रिएटेड इन द अपकमिंग सेंसस, स्टैंडर्डाइजिंग द क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ वायरस कास्ट ग्रुप्स अक्रॉस स्टेट्स। ठीक है, तो इसके साथ साथ जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड करनी चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग, जो ऑफिशियल्स हैं, जो स्टाफ है, जो कास्ट डाटा कलेक्ट करता है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ जैसे कि एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बिग डाटा है, तो इन चीज़ों का हम ज़रूरी क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ प्राइवेट बिल के बारे में देखते हैं। नाउ प्राइवेट मेंबर बिल की बात करते हैं। तो जो प्राइवेट मेंबर बिल है वो न्यूज़ में किस वजह से थी, एज पर पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च रिपोर्ट, जो स्पेस है प्राइवेट मेंबर बिल के लिए वो डिक्लाइन हो रही है बोथ दी हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट इन रिसेंट ईयर्स, यानी कि पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेस हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा, वहाँ पे प्राइवेट मेंबर बिल जो है उसकी जो स्पेस है, उसकी जो जगह है वो कम होती जा रही है। नाउ प्राइवेट मेंबर बिल जो है इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो प्राइवेट मेंबर बिल जो है ये क्या है, कोई भी ऐसी बिल जिसको पार्लियामेंट मेंबर इंट्रोड्यूस करता है लेकिन अदर देन मिनिस्टर, बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, मिनिस्टर के सिवा कोई भी ऐसा बंदा जो इस बिल को इनिशिएट करता है उसको हम प्राइवेट मेंबर्स बिल बोलते हैं। एनी बिल इनिशिएटेड बाय एनी सच मेंबर इज कॉल्ड a private member bill. A bill introduced by parliament member of parliament other than minister, both elected or nominated, is known as private member bill. ठीक है, नाउ इस बिल को इंट्रोड्यूस कौन करता है, ऑब्वियसली प्राइवेट मेंबर, और इसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी प्राइवेट मेंबर की होती है, ड्राफ्टिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी उसी मेंबर की होती है जो इसको इंट्रोड्यूस करता है। तो मैकेनिज्म क्या है प्राइवेट मेंबर बिल को इंट्रोड्यूस करने का, 1 मंथ की नोटिस देनी है बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले विद द परमिशन ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, किसकी परमिशन के साथ, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अगर बिल पास होती है, अगर बिल सिलेक्ट होती है तो फिर क्या होगा, देखो फिर 2 चीज़ें हैं। लोकसभा क्या काम करता है, लोकसभा लास्ट 2.5 आवर यानी कि 2.5 घंटे जो है बिजनेस के एवरी फ्राइडे अलाउ करता है प्राइवेट मेंबर बिल को डिस्कशन करने के लिए। ठीक है, दूसरी जानिब राज्यसभा जो है ये 2.5 आवर्स 2:30 बजे से 5 बजे तक, 2:30 बजे से 5 बजे तक इवनिंग में
2.5 आवर्स अलाउ करता है एवरी अल्टरनेट फ्राइडे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बनने की चांस है और यहाँ पे घुमाने की चांस है। लोकसभा एवरी फ्राइडे 2.5 आवर, लास्ट 2.5 आवर, लास्ट 2.5 आवर, and Rajya Sabha 2.5 hour from 2:30 p.m. to 5 p.m. every alternate Friday। ये याद रखना, लास्ट 2 आवर एवरी फ्राइडे, 2.5 आवर 2:30 से 5 बजे तक एवरी अल्टरनेट फ्राइडे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो फर्स्ट प्राइवेट मेंबर बिल है ये मुस्लिम वक़फ़ बिल थी 1952 की, जिसको इंट्रोड्यूस किया था सैयद मोहम्मद अहमद कासमी ने। ठीक है, पहली बिल थी। ठीक है, अब प्राइवेट मेंबर बिल की सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइवेट मेंबर्स बिल? नाउ पहला सिग्निफिकेंस, पॉलिसी इनोवेशन। ठीक है, जो एमपीज होते हैं वो नोवेल आइडियाज़ को प्रपोज करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ वो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ को एड्रेस करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2019, इसको इंट्रोड्यूस किया था प्राइवेट मेंबर ने। तो बिल की डिमांड क्या थी? बिल की डिमांड थी कि एम्प्लॉय को लीगल राइट मिलने चाहिए टू डिसएंगेज फ्रॉम वर्क रिलेटेड कम्युनिकेशन बियॉन्ड ऑफिशियल वर्किंग आवर्स। ठीक है, कि जो एम्प्लॉय है जब वो ऑफिशियल वर्किंग आवर्स से यानी कि जो ऑफिशियल वर्किंग आवर्स के बियॉन्ड जो भी टाइम है उसके बाद बात ख़त्म, बाय टाइम ख़त्म, बात ख़त्म, बाद में मैं भाई डिस्कनेक्ट हो गया, मैं डिसएंगेज हो गया। 4 बजे के बाद दूसरे दिन मैं आपका काम करूँगा। 4 बजे के बाद मेरा अपना टाइम है, मेरी मर्ज़ी में जो करूँ वो करूँ, उससे कंपनी हो ऑफिस हो उसको कोई लेना देना नहीं है। फिर दूसरे दिन में 10 बजे को टाइम जो होगा अकॉर्डिंग टू कंपनीज रूल, अकॉर्डिंग टू ऑफिस रूल, तो फिर मैं ऑफिशियली वर्किंग आवर्स में इंक्लूड हो गया तो मैं फिर इंगेज हो गया। अगर मैं वर्किंग आवर्स से बिहाइंड हूँ तो मैं डिसएंगेज हूँ। ठीक है, नाउ रिफॉर्म पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ पे इमर्जिंग इश्यूज़ पे मतलब डिबेट हो सकती है, आउटडेटेड लॉज और इमर्जिंग इश्यूज़ पे। ठीक है, जैसे कि राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स बिल 2014, ये पहले क्या किया था, एक प्राइवेट मेंबर ने इंट्रोड्यूस किया, देन गवर्नमेंट इंस्पायर हुई तो फिर गवर्नमेंट ने अपनी जो बिल है वो इंट्रोड्यूस कर दी। ठीक है, एक्सप्रेशन बियॉन्ड द पार्टी लाइन। ठीक है, जो एमपीज़ हैं वो अपनी इंडिपेंडेंट व्यूज़ को रख सकते हैं फ्री फ्रॉम पार्टी विप कंस्ट्रेंट्स अंडर 10th शेड्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ सकती है। चेक्स एंड बैलेंस, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होना पड़ेगा, किसकी ओर? पार्लियामेंट मेंबर्स की ओर, बाय प्रपोजिंग अल्टरनेटिव पॉलिसीज। ठीक है, ये जो प्राइवेट मेंबर बिल्स हैं इनके लिए स्पेस जो है वो डिक्लाइन क्यों हो गई, क्या क्या रीजंस हैं? सबसे पहले डिसरप्शंस, फ्रीक्वेंट एडजॉर्नमेंट्स जो हैं उनकी वजह से जो प्राइवेट मेंबर्स बिल्स हैं इनके लिए टाइम जो है वो बहुत ही कम है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जो 17th लोकसभा था 2019 टू 24, यहाँ पे 729 प्राइवेट मेंबर बिल्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में और 705 राज्यसभा में, लेकिन ओनली 2 जो
बिल्स हैं वो लोकसभा में और 14 राज्यसभा में डिस्कस होती हैं, जबकि पास तो बात ही नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसीजरल इश्यूज हैं। ठीक है, सालों लग जाते हैं प्राइवेट मेंबर बिल को डिस्कशन में लाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे टाइम जो है वो बहुत ही लिमिट है। 2 to 3 आवर्स मिलते हैं इसको डिस्कस करने के लिए, तो फिर कितनी बिल्स ही डिस्कस कर पाते हैं। दूसरा ये है कि स्पीकर और चेयरमैन जो है इनका डिस्क्रिशनरी पावर, ये या फिर एडमिट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है, प्राइवेट मेंबर बिल्स को रिसर्च के लिए सपोर्ट नहीं मिलता, एक्सपर्ट्स नहीं मिलते, और इसके साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि प्राइवेट मेंबर बिल को फेस करनी पड़ती हैं, जबकि गवर्नमेंट बिल्स को ये चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। लो सक्सेस परसेप्शन। ठीक है, तो हिस्टोरिकली यहाँ पे लो पैसेज रेट है, मतलब पास होने की रेट बहुत कम है प्राइवेट मेंबर बिल्स की। तो अगर हम बात करें, ओनली 14 प्राइवेट मेंबर बिल्स हैव बिकम लॉ टिल डेट। आज तक 14 प्राइवेट मेंबर बिल्स लॉ बन पाए। लास्ट सच बिल was passed in 1970। लास्ट सच बिल was passed in 1970। 50 साल हो गए करीब करीब, तो अभी तक कोई प्राइवेट मेंबर की बिल लॉ नहीं बन पाई। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। तो गवर्नमेंट जो है वो प्रायोरिटाइज करती है अपने ओन लेजिस्लेटिव एजेंडाज पे, तो इसलिए साइडलाइन कर देती है पार्लियामेंट इसको, पीएमबीज को। ठीक है, प्राइवेट मेंबर बिल्स को। तो गवर्नमेंट हैज़ देयर ओन लेजिस्लेटिव एजेंडाज, व्हाई दे आर प्रायोरिटाइजिंग प्राइवेट मेंबर्स बिल। नाउ व्हाट आर द वे फॉरवर्ड्स। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए हमारे पास। प्रोसीजर जो है वो आसान होना चाहिए, फिक्स्ड टाइम होना चाहिए, अनइंटरप्टेड टाइम होना चाहिए डिस्कशन के लिए, डिजिटल ट्रैकिंग होनी चाहिए इन बिल्स के लिए, ताकि जो ये बिल्स हैं ये पास हो सके और नए नए जो हमारे पास लॉज हैं उनकी इन्वेंशन हो सके। अमेंडमेंट टू द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है, रिसर्च सपोर्ट करना चाहिए, डेडिकेटेड रिसर्च यूनिट जैसे कि यूकेज पब्लिक बिल कमेटी है। ठीक है, इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज़्म। ठीक है, डेडिकेटेड रिव्यू कमेटी जो है इसको इंट्रोड्यूस किया जाए पार्लियामेंट में फॉर स्क्रीनिंग ऑफ बिल्स फॉर क्वालिटी, रेलेवेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिटी। ठीक है, और रिकमेंडेड प्रायोरिटी लिस्ट फॉर डिस्कशन बेस्ड ऑन पब्लिक इम्पोर्टेंस। इसके साथ साथ यूकेज 10 मिनट रूल मॉडल, ठीक है, आल्सो कैन बी अडॉप्ट। इसको भी हम अडॉप्ट कर सकते हैं, जहाँ प्राइवेट मेंबर्स की बिल्स जब इंट्रोड्यूस होंगी तो यूके में क्या होता है, यहाँ पे जब प्राइवेट मेंबर्स बिल होती हैं तो इसके लिए ब्रीफ स्पीच दी जाती है और ये बिल जो है इसको डिस्कस किया जाता है। होप करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो हमारा एक शेड्यूल रहेगा, एक वीडियो में जो बड़े टॉपिक्स हैं और बड़ी न्यूज़ हैं, ठीक है, दूसरे वीडियो में शॉर्ट न्यूज़। ठीक है, नाउ इसके साथ करते हैं वीडियो को एंड। थैंक यू एंड बाय बाय। सो है गाइस, आज के इस वीडियो में हम शॉर्ट न्यूज़ को देखेंगे। विजन आइस की जो मंथली मैगज़ीन है करंट अफेयर्स की, उसी को हम पढ़ रहे हैं। तो अभी गवर्नेंस और पॉलिटी है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है इंक्लूसिव डिजिटल एक्सेस, जो है ये आर्टिकल 21 का पार्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक केस को देखते हुए कहा, अमरजन वर्सेस यूनिट ऑफ इंडिया और अदर्स, इस केस को देखते हुए एक जजमेंट दिया कि जो
इंक्लूसिव एंड मीनिंगफुल डिजिटल एक्सेस है ई गवर्नेंस एंड वेलफेयर डिलीवरी सिस्टम का। ये पार्ट है फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का। तो कोर्ट ने इस जजमेंट में ये बताया कि जो डिजिटल नो यूर कस्टमर यानी कि KYC नॉर्म्स हैं, ये इजी बनाए जाएं ताकि जो पर्सनस विद फेशियल डिसफिगुरेशन है ड्यू टू एसिड अटैक या और कोई रीज़न हो सकता है, खासकर एसिड अटैक के जो विक्टिम्स हैं उनके लिए जो बैंकिंग सिस्टम है वो एक्सेसिबल हो जाए और ई गवर्नेंस सर्विसेज जो हैं वो उनको मिल सके, उसके बेनिफिट्स उनको मिल सके। अंडर द राइट ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 कोर्ट ने 20 डायरेक्शंस को इशू किया कि जो KYC है इसको एक्सेसिबल बनाया जाए। जो ये डिसेबल लोग हैं यानी कि जो एसिड अटैक विक्टिम्स हैं, तो इनके लिए KYC को एक्सेसिबल बनाया जाए। ठीक है, तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट बी इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल। तो इसके साथ साथ ये आर्टिकल 21 राइट टू डिजिटल एक्सेसेस जो है ये कंपोनेंट है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का। ठीक है, स्टेट के ओब्लिगेशन से अंडर आर्टिकल 21 राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, अंडर आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, अंडर आर्टिकल 15 राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, अंडर आर्टिकल 38 डायरेक्ट्स दैट स्टेट जो है वो सोशल जस्टिस को प्रमोट करे। ठीक है, तो ताकि जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वल्नरेबल और मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन के लिए एक्सेसिबल हो। ठीक है, तो इसके सिग्निफिकेंस क्या है? ये डिजिटल इंक्लूसिव जो है ये बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए। ठीक है, रूरल अर्बन जो डिवाइड है उसको कम करने के लिए। ठीक है, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, इसका एक्सेस, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, इंक्लूजन ऑफ मार्जिनलाइज्ड इन डेवलपमेंट प्रोसेसेस वगैरह वगैरह। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ रोहिंग्यास। ठीक है, तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्यास की जो डिपोटेशन है और लिविंग कंडीशंस हैं उनके रिलेटेड कुछ पिटिशंस को देखा और ये हाईलाइट किया कि ये रिलीफ के लिए क्लेम नहीं कर सकते अंडर यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज़। तो यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज़ क्या है? UN हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज़ जो है ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है रेफ्यूजीज़ को, फोर्सिबली डिसेबल्ड कम्युनिटीज़ को, स्टेटलेस लोगों को। इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है। इसका जो कन्वेंशन है 1951 और इसका जो प्रोटोकॉल है 1967, इंडिया ने इसको साइन नहीं किया। तो स्टैट्यूटरी प्रोविज़न की बात करते हैं रेफ्यूजीज़ के रिलेटेड इंडिया में क्या है। तो इंडिया में कोई सेपरेट लॉ नहीं है जो कि रेफ्यूजीज़ को टैकल करे। ठीक है, तो रेफ्यूजीज़ को हम एलियन और फॉरेनर्स की डिफिनीशन के अंडर कवर करते हैं। यहाँ पे हमारे पास फॉरेनर एक्ट 1946 है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किसी भी फॉरेनर को डिटेन और डिपोर्ट कर सकती है जो कि इलीगली यहाँ पे बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920 जो है, इसके तहत सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो रिमूव कर सकती है किसी भी फॉरेनर को जो कि इंडिया में बिना पासपोर्ट के और बिना वीज़ा के आया है। ठीक है, नाउ राइट्स ऑफ पेडेस्ट्रियंस। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर को इशू किया जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है पेडेस्ट्रियंस का। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो राइट टू हैव
अनअबस्ट्रक्टेड एंड डिसेबली फ्रेंडली फुटपाथ्स, ये आर्टिकल 21 का पार्ट है। ठीक है, आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी states that no person shall be deprived of their life except according to the procedure established by law। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शंस को इशू किया कि ऑल पब्लिक रोड्स, उनके पास फुटपाथ्स होने चाहिए, एक्सेसिबल होने चाहिए, यूजेबल होने चाहिए उन लोगों के लिए जो कि डिसेबल लोग हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वो इंक्रोचमेंट जो भी चीज़ें हैं उनको फुटपाथ से रिमूव कर सकती है, यानी कि हटा सकती है। ठीक है, स्टेट को ऐसी पॉलिसीज़ लानी चाहिए जो कि फुटपाथ्स और फुटवेज जो हैं उनकी जो अवेलेबिलिटी है उसको यकीनी बनाए, इंश्योर करे। ठीक है, नाउ यहाँ पे 50वीं एनिवर्सरी जो सिक्किम स्टेटहुड की है वो सेलिब्रेट हुई है। तो सिक्किम जो था ये फुल फ्लेज्ड स्टेट कब बना इंडिया का, तो सिक्किम जो है ये इंडियन यूनियन का फुल फ्लेज्ड स्टेट 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 के थ्रू बना। ठीक है, इससे पहले ये एक एसोसिएटेड स्टेट था यूनियन ऑफ इंडिया का थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल 35th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1974। तो इसके बाद हमारा आर्टिकल 2A जो है वो इंसर्ट हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 2A को रिप्लेस किया 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 ने। सिक्किम जो है वो हमारा 22वां स्टेट था इंडिया का, और इसके बाद आर्टिकल 371F जो है उसको इंसर्ट किया, जो कि स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड करता है स्टेट ऑफ सिक्किम को। होप करता हूँ यार वीडियो पसंद आई होगी, लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना यार, अपना सपोर्ट करना यार। मेरे पास कुछ भी नहीं है, माइक नहीं है, फ़ोन तो बिल्कुल मतलब बहुत पुराना है, कम से कम इसको नियरली मुझे लगता है 9 साल हो गए, बहुत पुराना हो गया है, रिकॉर्ड भी नहीं कर रहा है, इसकी वॉइस भी नहीं हो रही है सीधी। ठीक है, माइक भी नहीं है, तो यार सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मेरी कंडीशन मतलब बहुत ख़राब है, मैं ट्राई कर रहा हूँ किसी तरह कुछ हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। तो आपको पता ही है यूपीएससी कितना ट्रैप है। इस साल भी मतलब यूपीएससी ने क्या हमारे साथ पंगा किया, कोई अता पता नहीं पेपर का क्या हुआ, लीक हुआ था, क्या हुआ था, कोई आंसरेबिलिटी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो बस सारा एक ही है, वो आप लोग हो, सारा आप लोग देख सकते हो। मेरी ये पहली बार ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि अच्छे से प्रिपेयर करके आपके सामने लेक्चर को प्रोवाइड करूँ। मेरा यही मकसद है कि आप को थोड़ी हेल्प मिले। आप अपने सामने जो है ये ऑफलाइन भी आती है इसकी ये मैगज़ीन, उसको ख़रीद के अपने सामने रखोगे और एक बार इससे रीड करोगे, मेरे साथ साथ रीड करते जाओगे, हाईलाइट करते जाओगे, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो यार कसम से सच में बता रहा हूँ, बहुत नीडेड हूँ। अब क्या हालातें बताएं। तो एज एस्पेरेंट फॉर सिविल सर्विसेज तो आप लोग समझ सकते हो, और आप अगर हेल्प करना चाहो तो आप बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हो, जस्ट एक सब्सक्राइब करके, एक लाइक करके। सब्सक्राइब करके और एक लाइक करके आप बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हो। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।